नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, नेपाल में एक बार फिर से जेनजी सड़क पर उतर गए हैं और एक भीषण हिंसा हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब की बार जेनजी सरकार के खिलाफ नहीं उतरे हैं। तो आखिर जेनजी को सड़क पर क्यों उतरना पड़ गया? किसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया जिससे हिंसा हुई है और ये इतनी बड़ी खबर बनी है? ये सब बातों पे आने से पहले आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति हो गई कि जेनजी इस तरह सड़क पे आ गए हैं और ये अलग अलग जगह आगजनी करने लग गए और मारपीट करने लग गए। ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया। अगर हम अब इस मुद्दे पे आते हैं कि किन कारणों से जेनजीज आए हैं सड़कों पे, किन से इनकी झड़प हुई है, इन सब बारे में हम अब बात करेंगे। अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो जेनजीज जो हैं, सितंबर के महीने में जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था तो 76 लोगों की जान चली गई थी और बहुत संख्या में लोग घायल भी हुए थे, क्योंकि सरकार ने जो ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था यह तो एक तात्कालिक कारण था। लेकिन ये जो सरकार थी केपी शर्मा ओली की, उन्होंने इतना भीषण तरीके से बल का प्रयोग किया जेनजी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कि यह प्रोटेस्ट की दिशा ही बदल गई और यह प्रोटेस्ट सीधे सीधे आ गया नेपाल की आर्थिक स्थिति पे कि आर्थिक रूप से बिल्कुल अस्थिर है, भ्रष्टाचार चरम पे है, सरकार सब कुछ लूट रही है और अपनी जेब में भरने का प्रयास कर रही है। कहीं से भी किसी भी नेपाल के युवाओं को ना नौकरी मिल रही है, ना किसी प्रकार के कोई जॉब की सिक्योरिटी है। उनको अलग अलग देशों में जाकर नौकरी करना पड़ रहा है। यह सब कारण बनता चला गया और जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जिससे केपी शर्मा ओली को सरकार से या कह लें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया और अपनी जान बचाकर उनको भागना पड़ गया। क्योंकि उस समय जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था तो सरकारी बिल्डिंगों में भी आग लगा दी जा रही थी और सड़क पे भी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। अब जब ये सारी बातें पूरी हो जाती हैं तब अब वहाँ पे जो अंतरिम सरकार चल रही है, उस अंतरिम सरकार की इस समय प्रधानमंत्री जो हैं सुशीला कार्की जी, जिन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से नेपाल को अभी तक चलाने का प्रयास किया है और नेपाल में शांति व्यवस्था को बहाल करने में भी अच्छी साबित होती दिख रही हैं। अब हम अगर देखते हैं नेपाल में आखिर कहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया है, तो आप ये देखेंगे नेपाल का मैप है, इसमें 12 जिला है जो कि भारत से बस थोड़ी दूरी पे, भारत का पड़ोसी राज्य है हमारा नेपाल, सॉरी देश है। 12 जिला है, यहीं पे ही पूरी हिंसक झड़प हुई है, जो घटनाएं हुई हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है कि गुरुवार को नेपाल में 12 जिले में लगभग 10 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी हैं जो घायल होते हैं। अब ये क्यों हो गया, किस कारण से हो गया? तो आप यहाँ देखेंगे जब हिंसक झड़प हो रही थी उसी समय ही इस पर पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि कानून व्यवस्था को बहाल किया जा सके और जेनजी के प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। तो क्या किया था, कर्फ्यू का समय उन्होंने रखा था दोपहर 1 बजे से 8 बजे तक रात में। लेकिन जो जेनजी प्रोटेस्टर थे या प्रदर्शनकारी कह लीजिए, वो सुबह 11 बजे से सिमरा चौक पर जमा होना शुरू हो गए थे। अब जब सिमरा चौक पे 11 बजे से जमा होना शुरू हो गए तो उनका विरोध किस कारण था, वो क्यों 11 बजे आ रहे थे, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जेनजी वापस सड़क पे उतर गए? तो उन्होंने सीधा सीधा बताया कि हम सड़क पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि पुलिस ने बुधवार को जो हिंसा हुई थी उसमें शामिल CPN मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये है केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है, वो पार्टी है, उनके 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए वे दोबारा सड़क पर उतरे हैं। अब दोबारा जो सड़क पर उतरे हैं तो इनका पूरा का पूरा गुस्सा पुलिस प्रशासन पर उतरा है। और पुलिस प्रशासन पे कैसे उतरा है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, समय रहते सरकार ने इसको संभाल लिया। अब आप ये वीडियो देखिए। अब आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है कि सीधे सीधे बताया गया कि जेनजी मॉब ने जो है वो पुलिस पर्सनल पे अटैक करना शुरू कर दिए थी। इनका गुस्सा सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर उतर रहा था कि आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जो 2 बड़े नेता थे, आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सीधे सीधे कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा कर दिया कि नेता होने के कारण क्या उनको आपने गिरफ्तार नहीं करेंगे? इन सब तरीके के प्रश्न उठने लगे और मल्टीपल सिटीज़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
अब आप ये देखेंगे इस प्रकार से आगजनी होना शुरू हो गई थी, सड़कों पे टायर जलाना शुरू हो गए, मतलब एक तरीके से ये प्रदर्शन वापस से उसी पुरानी स्थिति में होता जाता हुआ दिखने लग गया। और अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे पिछली, जिसमें मैंने नेपाल में जनजीव प्रोटेस्ट के ऊपर पूरा कारण के साथ बता रखा है कि किन कारणों से प्रोटेस्ट हुआ था, उसको जाइए आप लिंक में देख लेंगे वीडियो, तो आपको ये प्रोटेस्ट समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये और बड़ा हो सकता था, क्योंकि इससे पहले की घटना नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बुधवार को घटना हुई थी, क्यों वो बुधवार के ऐसे क्या कारण थे जो बृहस्पतिवार के इनको उतरना पड़ गया सड़कों पे और पुलिस के ऊपर अटैक करना पड़ गया। तो बुधवार को ऐसा होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, उनके जो नेता हैं या महासचिव कह लें, वो शंकर पोखरेल और नेता महेश बस्नेत, ये एक सरकार विरोधी रैली के लिए 12 जिले में आना चाहते थे। तो ये काठमांडू एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ते हैं, आराम से ये उतर जाते हैं 12 जिले पे। अब जंजीस प्रदर्शनकारियों को सीधी बात पता चल जाती कि फला फला नेता है और ये आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट के बाहर ही जंजीर प्रोटेस्टर्स पहुंच जाते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, इनके कार्यकर्ता भी तो अपने नेता, भाई इतना बड़ा पार्टी का नेता है, उसको रिसीव करने तो कोई ना कोई आएगा ही। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के कार्यकर्ता भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे अपने नेता को रिसीव करने के लिए। वहीं पे कुछ कहा सुनी ही, वहीं पे इन लोग की आपस में झड़प हो गई। जब झड़प हो गई तो प्रशासन ने सीधे तत्काल रूप से रैली को रद्द कर दिया। और जब रैली को रद्द कर दिया तो जंजीस को लगा कि जब भाई रैली तो आपने रद्द कर दी है, लेकिन उन नेताओं की भी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनको पूरा मौका दिया गया, लेकिन बृहस्पतिवार को इन्होंने सड़क पे उतरे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनको मारा पीटा गया पुलिस वालों को। अब यहाँ पे बात आती है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इस समय रह चुके हैं केपी शर्मा ओली, जो कि देश छोड़ के प्रधानमंत्री पद छोड़ के उनको भागना पड़ गया था, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे लगता नहीं है कि वो नेपाल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए उनका अपना कुछ विचार है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो इनका कार्यक्रम रद्द हुआ है, इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और अपने कार्यकर्ताओं से इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इनकी पार्टी की गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई भी बाधा डाली जाती है तो आप उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। मतलब जो जंजीज हैं वो अगर सड़क पे उतरते हैं, लाठी डंडों के साथ उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को भी सीधे उतार देंगे। मतलब इनका काम है कि आप अगर एक प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं तो आपको नेपाल के संविधान और वहाँ के कानून पे तो भरोसा रखना चाहिए। आपको लोकल पुलिस प्रशासन जो है उस पर एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि हम अपनी ऐसी पार्टी करना चाहते हैं, हमें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें जंजीस के द्वारा इस तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए, हमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हम अपनी पार्टी रैली सब कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया और एक तरफा आदेश दे दिया कि जवाबी कार्रवाई करें। अब जवाबी कार्रवाई से सीधा सीधा लगता है कि अगर ये व्यक्ति इस प्रकार से नेपाल में लड़ाई झगड़ा मारदंगे के नौबत पे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और वापस से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो नेपाल की जनता को इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा है वो सरकार में रह के आपके लिए क्या काम करेगा। अब यहीं के एक सीधी बात ये भी निकल के आई है कि शुक्रवार को इनकी पार्टी ने काठमांडू में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेवा के गठन की घोषणा की है और एक रैली निकालने का बात की है। अब शुक्रवार का दिन है, उस दिन रैली निकलनी है। अब रैली निकलेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पूरा गठन करेंगे, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपकी ये जो भाषा है जवाबी कार्रवाई, ये कहीं से भी पचती नहीं है। क्योंकि आप पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार नहीं 4 बार रह चुके हैं, उसके बाद आपकी इस तरीके की भाषा कहीं न कहीं जंजीस को सही होता दिखा दे रही है। क्योंकि हर मांग को सड़क पे उतर के दंगा फसाद करके, वो गोली बंदूक का इस्तेमाल करके, आगजनी करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अपने ही देश का नुकसान हो रहा है, आपके देश की अर्थव्यवस्था ही पीछे जा रही है। तो आप अपनी मांग को सड़कों पे उतर के शांतिपूर्ण ढंग से भी कर सकते हैं। आगजनी और इनके माध्यम से करने से आपकी बात ऊपर तक अगर जा रही, या तो नेपाल का ऊपर का प्रशासन जो है वो बहरा है, वो सुनता ही नहीं है बिना हिंसक प्रदर्शन के, या तो जंजीस के ये जो हिंसक करने का एक इनका चलन चल गया है, ट्रेंड मान लीजिए चल गया है, वो गलत है। लेकिन अभी तक की जो इनकी जवाबी कार्रवाई वाली बात है, ये जंजी को कहीं ना कहीं सही होता दिखा रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल में देखिए इतनी सारी तरीके की पार्टीज़ हैं, जिसमें नेपाली कांग्रेस है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी है,
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, इस तरीके की बहुत सारी पार्टीज़ हैं। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो केपी शर्मा ओली हो गए, पुष्पकमल दहल हो गए, ये सारे लोग जो देख रहे हैं, ये इन लोग की एज 73 साल है, किसी की 60 साल 65 साल ऐसी एज है। अभी सरकार में अपनी पार्टी के प्रमुख भी हैं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी एक दूसरे को बनाते रहते हैं, मतलब कभी कोई बन जाता है, कभी थोड़े दिन बाद कोई बन जाता है। एक प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, उससे पहले कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि ये लोग जिस प्रकार का गेम नेपाल में खेल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ ही लोगों के पास नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी है, मंत्री पद की कुर्सी है, और वहाँ के जो लोकल जनता नीचे की रह रही है उसको अपने अधिकार या समझ लीजिए कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वही पूरे करना ही लाले पड़े जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की सरकार चला रही है, ये लोग किस प्रकार से देश को प्रेम करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। अब नेपाल में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, लेकिन नेपाल की जनता को बहुत ध्यान से देखना होगा कि उनका प्रत्याशी कौन है, कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहा है और उनके लिए काम करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है वही पुरानी सरकार और वही भ्रष्ट लोग वापस से अपने दल बल के साथ आ जाते हैं और प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, और वो फिर से उनका पुराना कार्यकाल जैसे चल रहा था वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। तो जो 76 लोगों की जान गई है, नेपाल में जनजीव प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट को करने में जितने लोगों का घर परिवार बर्बाद हुआ है उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर अब की बार नेपाल की सरकार में वही पुराने भ्रष्टाचारी लोग चले जाते हैं तो। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जो इतने बड़े जनजी प्रोटेस्ट हुआ तो इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि नेपाल में जनजी नाम से ही सरकार हिल जा रही है, क्योंकि 3 दिन के अंदर जब केपी शर्मा ओली की सरकार गिर सकती है तो इस समय तो अंतरिम सरकार है जो कि जनता के द्वारा चुनी नहीं गई है, लेकिन जनता के द्वारा ही अपना प्रतिनिधि चुना गया है सुशीला कार्की जी को कि यही हमारे देश की अंतरिम प्रधानमंत्री हैं जिनको हम चुनाव कराने का दारोमदार दे रहे हैं। अब इनके द्वारा क्या किया गया, सुरक्षा परिषद की स्थायी और सुरक्षा एजेंसियों की एक बैठक बनाई गई जिसमें इन्होंने सीधा सीधा कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है और जो चुनाव 5 मार्च को होने वाला है, 5 मार्च 2026 को चुनाव होगा, इसके लिए वो सभी राजनीतिक पार्टियों से अवांछित उकसावे से बचने को कह रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नेपाल के अब हर कोने गली में चुनाव प्रचार होना शुरू हो जाएगा। वही जो पुरानी पार्टियां नेपाल में इस समय एक्टिव थीं वही पार्टियां फिर से निकल के आएंगी, कार्यकर्ता निकल के आएंगे, इनके पार्टी प्रमुख निकल के आएंगे, अपने अपने दावे करेंगे, बहुत बड़े बड़े दावे करेंगे कि हम नेपाल को अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे, हम नेपाल को सोने की चिड़िया बना देंगे, सब कुछ करेंगे वो। लेकिन अपना इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर पिछला जाके देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन क्या कर सकता है। अपना घर सोने की चिड़िया बनाएंगे कि नेपाल को बनाएंगे, ये तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। अब उसी के साथ साथ क्या करते हैं कि इन्होंने 110 से अधिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिसमें पीएम कार्की ने साफ कह दिया कि हम देश को नई पीढ़ी के हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम जो भी पुराने वृद्ध लोग हैं जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इनके हाथों में हम नहीं देंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। अब की कोई नया चेहरा आएगा जो नेपाल का प्रधानमंत्री भी पद का दावेदार होगा और प्रधानमंत्री बनेगा भी। उसके साथ साथ अपने देश की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको संयम बरतने को कहा है, संयम बरतने के साथ साथ बोला है शांति व्यवस्था भी बनाए रखिएगा। अब ये सब बातें तो देखिए पूरी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं वो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही एक सुरक्षा घेरे में रह रहे हैं, इनको अपने ही देश के पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार पर भरोसा नहीं है। अब यहीं से ही हम नेपाल के लोगों से एक प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या आपके यहाँ जो चुनाव होने वाला है और जो पुरानी पार्टियां जिनके पार्टी के प्रमुखों को आपने अपदस्थ किया, पार्टी प्रमुख को आपने पद से हटा दिया है, क्या वापस से आप उनको लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा ये चैनल है विद्यालय ग्लोबल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और नेपाल की जितनी पिछली मैंने वीडियो बनाई है आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार। पहला वाला